आवाज ठीक करना मेरा समझ नहीं, स्क्रीन कहाँ से शेयर होना है? स्क्रीन निकलना चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग लाहौर वाले ही हैं? मतलब आउट स्टेशन वाले आज की क्लास में पहुंच गए? लाहौर वाले पहुंच गए वैसे? नहीं, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ ठीक है आपको आ रही है? ये जरा चेक करना आवाज़ में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ये जरा ठीक है बस, जरा उनके साथ जरा कम्युनिकेट कर लें तो ठीक है। यहाँ से सब ठीक है। अब क्या करते क्या करना है? स्टार्ट करो आप लोग।
है ना? ठीक ठीक है। ये लैपटॉप है वापस किसको करना? लैपटॉप का करना। ये भी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट की तरफ आऊँ। मेजोरिटी FA1 के साथ कॉस्ट पड़ रही है। इसका मतलब फिर इससे FA1 में अगर आप आए और साथ कॉस्ट पढ़ने तो आपने फिर इमीडिएटली ये PRC किया होगा, तो उसका रिजल्ट आ गया होगा। हाँ जी, 8 को। तो यानी कि इसका मतलब मेजोरिटी इस क्लास में वो स्टूडेंट्स हैं जो PRC के बाद FA1 और कॉस्ट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स आपने अब जो FA1 और कॉस्ट उनसे जरा पूछ रहा हूँ जरा, सब्जेक्ट्स 3 और 4 भी रखे हुए हैं सर? आपसे पूछ रहा हूँ सर, या अभी डिसाइड करना? सबसे पहले अब ये जहन से निकाल दें जो छुट्टियां होनी थी, जो ईदें आनी थी, रमजान आना था, वो खत्म हो चुका है। तो अब पढ़ाई का सीजन दोबारा स्टार्ट हो गया है। बात सारी इस सारी बात का मकसद ये है कि फिर कैफ का आप लोगों का मेजोरिटी का फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। इससे पहले जो PRC में आप पेपर्स देते रहे वो सारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स देते रहे, ठीक है? पेपर बेस्ड आई कैप पेपर आपने देने वो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस होगा। स्पेशली अब इस वक्त हमारी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास है, ये जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा भी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको देता हूँ, आपको मैंने पेजेस दिए हुए। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया इस एंगल से भी है क्योंकि जो PRC में अपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी भी है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है आपने। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एक चैप्टर के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आ जाता है बस, है वो PRC में इस तरह का, जिसमें शायद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाई हो। कभी वर्ड सुना है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, लेकिन बस आपने बस इनिशियली कुछ वर्ड्स शायद सुने होंगे। अदरवाइज जो आपकी सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन सेंस आपने कुछ जर्नल बनाना सीखा होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते रहे होंगे, सॉरी लेजर से ट्रायल बैलेंस, और फिर शायद फाइनल अकाउंट्स तक आए होंगे। उससे रिलेटेड फिर टॉपिक्स आए होंगे, कोई बैड डेट्स, कोई डेप्रिसिएशन। तो असल में जो अकाउंटिंग है वो दो तरह की आपके सिलेबस में है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
डिफरेंस थोड़ा सा बस ये है कि वैसे तो डेफिनेटली आज से सब बात आपके सामने ज़रा और क्लियर होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों का फोकस ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यूजर्स बना रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वर्ड आपके सामने बोला जाए तो आपको आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके 5 कंपोनेंट्स हो सकता है आपने पढ़े हो, लेकिन उन 5 कंपोनेंट्स में से आपने सिर्फ 2 ही बनाने सीखे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन मेरा ख्याल है वो याद करने के एंगल से आपने 5 पढ़े होंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी है, फिर एक नोट्स भी हैं। तो कंपोनेंट्स उसके 5 हैं, लेकिन उसमें से अभी आपने 2 बनाने सीखे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका मकसद होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के यूजर्स को प्रेजेंट करनी होती हैं। दूसरा जो मैंने वर्ड यहाँ यूज किया आपके सामने वो यूजर वर्ड बोला मैंने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कोई यूजर्स भी हैं। हम अकाउंटेंट्स जो है हम तो प्रिपेयर करते हैं, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकिन अपने लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम यूजर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आइडिया देंगे हु इज यूजर? हाँ जी, अगर कोई कंपनी है तो शेयर होल्डर है, और अगर कोई सोल प्रोपराइटर है जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उसका जो ओनर है वही उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर है। तो असल में बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस या बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले बिजनेस के ओनर्स को पता चलनी चाहिए। तो प्राइमरी यूजर इज शेयर होल्डर, लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है आपने एक लिस्ट ऑफ यूजर्स पढ़ी हो, बैंक्स भी यूजर होते हैं, अगर आपने लोन लिया हो, गवर्नमेंट भी है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट है। तो हम अकाउंटेंट्स अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा पर्पज ये होता है कि हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना के अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर एक शॉर्ट से वर्ड्स में, समराइज वर्ड्स में आपके सामने पर्पस रखा जाए तो दैट इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने पढ़नी नहीं, कि अगर वर्ड्स को थोड़ा सा हम जरा गौर से सोचें जरा, ये जो वर्ड्स हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस है तो उसमें जो चीज़ें खरीदी या बनाई जा रही हैं उनकी कॉस्ट डिटरमिन की जाती है, ताकि बिजनेस में फिर ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 50,000 रुपीज़ आई है तो डेफिनेटली आपने 50,000 पे क्या बेच देना उसे, कॉस्ट पे चीज़ें बेच देते हैं, क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। अब सेलिंग प्राइस कैसे पता चलती है? कॉस्ट पहले पता चलेगी, देन फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि हमने कितना इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, और फिर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बनती है। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ही सही तरह नहीं पता चली या सही तरह कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं हुई है तो फिर आप अपनी सेल प्राइस का भी सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहला पर्पस ऑफ अकाउंटेंट ये होता है कि बिजनेस में जो चीज़ें स्पेशली, वैसे बिजनेस भी वैसे 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? जिन शॉप्स पे फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल बेचने वाले की शॉप पे अगर आप जाएं तो वहाँ वो मोबाइल्स जो जिसकी शॉप है वो मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है या परचेज करके बेच रहा है? तो जिन बिजनेसेस में चीज़ें आप परचेज करके बेच रहे होते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाते हैं। लेकिन जिन बिजनेसेस में आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं वो फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि होंडा लिमिटेड कंपनी है गाड़ियाँ बनाने वाली, तो होंडा लिमिटेड कंपनी क्या कर रही होगी? वो गाड़ियाँ पहले मैन्युफैक्चर करती है फिर उसके बाद सेल करती है। तो बिजनेसेस ट्रेडिंग बिजनेस भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी। पीआरसी के लेवल पे आपने जितना भी पढ़ा होगा वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको भी याद भी करवाता हूँ, हमने ट्रेडिंग बिजनेसेस के एंगल से पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है खासतौर पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मेजोरिटी हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की तरफ होगा। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी चीज़ों की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, फिर प्रॉफिट का डिसीजन कैसे होता है, फिर सेल प्राइस किस तरह से डिटरमिन की जाती है ताकि चीज़ें बेची जा सकें। तो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारा फोकस बिजनेस के इंटरनल साइड पे होगा कि बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है, किस किस नेचर का हो रहा है, उसे कैसे एक्यूमुलेट करना है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के डिसीजंस, ये मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अपने फॉर एग्जांपल आपने अपने आप को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हुए बिजनेस का कोई मैनेजर समझना है। आप बिजनेस के मैनेजर के तौर पर अगर बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो फिर अब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे।
आई होप कि मैं कुछ थोड़ा बहुत समझा सका हूँ। चलिए मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा अगर इनिशियली आज पढ़ लें थोड़ा सा। चलें एक सिलेबस वाला पेज मिला होगा आपके पास। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा अगर वैसे तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, अगर जस्ट इनके नाम एक दफ़ा पढ़ लिए जाए तो शायद एक रीजनेबल स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये सबके पास पेज तो है ना? पेन निकाल लें जी, पेन रखें हाथ में, ज़रा दो तीन चीज़ें ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। हमारी इस क्लास का सबसे पहला चैलेंज हुआ करेगा कि हमारी क्लास की स्टार्टिंग टाइम है, क्लास का स्टार्टिंग टाइम है, तो बताएंगे क्या है? 7:30 इन द मॉर्निंग। तो क्या रूटीन में आप क्लास में टाइम पे आ सका करेंगे? इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैंने भी दी है, सुना आपने भी दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस आप लोगों के जो सीनियर्स मेरी ज़िंदगी में गुजरे हुए हैं, सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है, ये वैसे इररेलेवेंट है कि क्लास 7:30 हो 9:30 हो, जो भी क्लास का टाइम होता है उस टाइम की बजाय 10 मिनट तो वैसे इंसान को शायद अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारी साइकी ऐसी बन गई है कि शायद लेट ही जाना चाहिए। और आज वैसे ज़रा 10 मिनट लेट मैंने शुरू कर लिया तो कहीं ये खुदा ना खासा प्रेसिडेंस ना बन जाए कि क्लास 10 मिनट लेट ही शुरू होती है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि वैसे तो आपका क्या ख्याल है, अगर क्लास 12 बजे हो तो टाइम पे आ जाएंगे लोग? नहीं मतलब 11-1 बजे हो? नहीं मैं दिन की बात कर रहा हूँ, रात की बात नहीं कर रहा वैसे। तो वो तो एक नॉर्मल हमारा जो जहन बना हुआ है, 5-10 मिनट तो हम वैसे ही रूटीन में लेट होते हैं ना, तो उसको तो वैसे ही मैं 1 मिनट साइड पे निकाल देता हूँ। लेकिन जो 7:30 वाली सुबह की क्लास है, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि अब रात को लेट सोने की एक रूटीन बनी हुई है, ट्रेंड बने हुए हैं। अगर आप टाइम पे नहीं रात को सो सकेंगे तो ये थ्योरेटिकली कहना तो बड़ा आसान है कि 7:30 पे आप रोज आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इन दिनों में इस सेशन में कुछ सर्दियों वाला उस तरह से मौसम तो नहीं आना, लेकिन इवन देन सबसे पहले आपको क्लास के टाइम पे अपने आप को रूटीन में मैनेज करना पड़ना है। तो उसके लिए एक तो मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ तक जितना भी आपने सीए की स्टडीज देखनी हुई है, ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये गेम डिफरेंट है। इतना काफ़ी है वैसे समझने के लिए। हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, मेजोरिटी मेरा ख्याल एफएससी के बैकग्राउंड से होगी, उससे पहले अगर मैट्रिक वगैरह में, तो वो दुनिया और थी। टीचर्स बता देते थे कि ये इन टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवन क्वेश्चंस भी बता देते थे, उसमें से भी चॉइस हो जाती थी। सिर्फ टेंशन यही होती थी वहाँ कि 90s में मार्क्स क्यों नहीं आए, 90% क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ जो गेम है वो 90s की गेम है, यहाँ कौन सी गेम है? नहीं, यहाँ पास फेल ही हमारा डिस्टर्ब हो गया हुआ है। नो चॉइस, आपको पता चल गया हुआ है, कोई चॉइस वाली बहस नहीं है। कोई भी ये नहीं बता सकता किस टॉपिक में से आना है। क्या ख्याल है, ये बता सकता है? अगर बता देगा कोई तो आई कैप भी हमसे ज़्यादा सीनियर भी है, अक्लमंद भी है, उसे भी पता है कि बच्चों ने कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो ये सारी बातें, सिलेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती है, अपनी मर्जी से टॉपिक्स नहीं दिल कर रहा ये रहने देता हूँ, इस तरह की कोई, आई होप कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये तो चीज़ें आपको पता चल गई हैं। पता चल गई वैसे तो एक कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है थ्रू आउट द सेशन। अब ये वही बातें जो बार बार आप सुनते तो हैं, लेकिन पूरा सेशन अगर इन्हें जहन में रखा जाए तभी बात बनती है। अपनी तरफ से अगर 100% एफर्ट करेंगे तब कोई रीजनेबल चांस है कि आप पेपर पासिंग मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकेंगे। पासिंग मार्क्स का अटेम्प्ट करने का मतलब डेफिनेटली 50 का अटेम्प्ट नहीं करना, अपनी तरफ से 70-80-90% तक जाएंगे अगर अटेम्प्ट करते हुए, तभी पासिंग मार्क्स के नजदीक पहुंचेंगे। अपनी 100% एफर्ट करेंगे तो जस्ट फिर पासिंग मार्क्स आते हैं। ये बात मेरी समझ आती? मतलब ये नहीं कि अगर 50% फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स है तो हाफ सिलेबस कवर कर लें। हाफ सिलेबस कवर करने का मतलब क्या होगा? 50 में से एग्जामिनर पेपर ऐसे सेट करता है कि जिन्होंने अपनी 100% एफर्ट की हुई है वो पास होते हैं। ये मेरा ख्याल है आप लोगों को आइडिया हो चुका है, ये नहीं हुआ अभी? मसलन अभी अगर वैसे एक दफा आई कैप का कैफ लेवल पे अगर आई कैप हॉल का चक्कर लग जाए ना, तो वैसे वो मेरा ख्याल इंसान को मेंटली तौर पे मेच्योर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हजरात जरा FA1 के बाद पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो मेरी बात को जरा ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकेंगे। लेकिन जो लोग नहीं भी ये बात महसूस कर रहे,
कर सक रहे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। ये गेम तो बताएगा जी, मैं आगे क्या कहूंगा, जो मेरे पुराने 2-4 बैठे नजर आ रहे हैं, ये गेम, इसका मतलब वो भी भूल गए, ये गेम टू मच सीरियस है। असलन इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है? प्लीज यार, अप्रैल आ गया भाई यार। तो पिछला महीना जिन्होंने गुजारा है आई कैप के साथ, सर मार्च के स्टार्ट में, और दोबारा अब अप्रैल आ गया जिसमें फिर एंड में आपने आई कैप के साथ रिजल्ट वाला कुछ दिन गुजारने हैं। तो ये अकाउंटेंट्स की जिंदगी, आई कैप के स्टूडेंट की जिंदगी बस इसी तरह ही है। पिछला महीना, अगला महीना, बीच में जो महीने रह जाते हैं जिनमें ना पेपर होता है ना रिजल्ट आता है, उसमें पढ़ना होता है, इसलिए होता है। तो ये आखिरी महीने की गेम नहीं है, ये वीकेंड्स की गेम नहीं है, ये आपको रोज अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, रोज का काम रोज करना होगा, टेस्ट देने होंगे, थ्रू आउट द सेशन पढ़ना होगा, फिर कोई रीजनेबल चांस बनता है। अदरवाइज अगर आप रूटीन में क्लासेस ही पूरी नहीं कर रहे, तो हम तो उस आप कह लें कंपटीशन में या उस दौड़ में नहीं है जिसकी वजह जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली हम पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। खास तौर पर ये जो कॉस्ट का सब्जेक्ट है, ये इसलिए जरा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी बेस नहीं है। मतलब इसके पहले आपने सी लेवल पे कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा, हमने यहाँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेना है और फिर इतना एडवांस जाना है कि वो शायद अभी बताया भी नहीं जा सकता। तो लिमिटेड टाइम पीरियड है, टाइम बस उतना, जस्ट उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि काश और टाइम मिल जाए, लेकिन वो बहरहाल विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। द ओनली सोल्यूशन दैट इज, सोल्यूशन अब इस मुश्किल का क्या है कि आप रूटीन बनाएं, रोज का रोज आए, फिर इशू भी नहीं होता है। प्रॉब्लम आपको भी, मेरे से आपको भी आइडिया हो चुका है, अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक चल रहा हो और आप उस वीक में, जिस वीक में कोई टॉपिक चल रहा हो और आपकी उस वीक में कोई 1 या 2 क्लासेस रह जाए बीच में, तो वो उस टॉपिक को कवर करना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर वो हर टॉपिक दूसरे के साथ लिंक भी होता है, तो एक टॉपिक अगर खराब रह जाए तो उसका, जब फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर फाइनल अकाउंट्स, अगर FA1 वगैरह PRC में आपको जहन में आ जाए, FA1 सॉरी फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में डेप्रिसिएशन भी होती थी, और बताएं 2-3 चीजें और कौन कौन से मिक्स होके आते हैं, बैड डेट्स भी बार बार आते थे, अक्रूवल्स भी आती थी। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी के बैड डेट्स का एरिया वीक है, तो वो उसका फाइनल अकाउंट्स का एरिया भी वीक हो जाएगा, उसे वहां भी एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही होंगी। तो हर चीज आपस में लिंक्ड होती है। तो पूरा सेशन थ्रू आउट साथ साथ अगर कोशिश करें तो फिर इम्पॉसिबल भी नहीं है, ना ये इजी है और ना ही इसे इम्पॉसिबल बनाना है। ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है, इन दो रेंजेस के दरमियान है ये, ना ये इजी साइड पे है ना ये होपफुली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर इम्पॉसिबल है फिर तो बहस की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इस वक्त शायद हमें क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं, क्रिकेट श्रिकेट खेलते या कुछ और करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल इसका क्लोज टू किस तरफ है, मुश्किलात की तरफ है, ज्यादा मुश्किलात ही हैं, लेकिन उसको आसान करने का तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गेस नहीं हो
कुछ मिला है सर? ये पहला तो पढ़ा होगा यार कभी। ये क्या मतलब होता है FIFO? ये कहाँ यूज होता है प्रिंसिपल? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन्वेंट्रीज में। ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह वेटेड एवरेज मेथड भी होता है, और फाइनली इन्वेंट्रीज मई डेट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरपी। कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन हमने फर्दर काफी और डिटेल में जाना। ब्रैकेट में बस इन्वेंट्री लिखना। देन सर उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 है, 5 है, इनको अगर इकट्ठा करके देखा जाए आवाज ठीक है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब आवाज ठीक है? नहीं बोलना ठीक है, बस ठीक है, बस हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट, इंशाल्लाह थोड़ा सा आज ही शुरू करेंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 2 से लेके 3, 4, 5 तक अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो आप इसे लेफ्ट साइड पे इसके लिखने जगह है लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसमें अगर चीजें आपने बनानी है तो लेबर कॉस्ट भी आती है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है? लेबर कॉस्ट आई होप का आइडिया होगा, एम्प्लॉइज की सैलरी की बात हो रही है, लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह क्या है ये इंशाल्लाह फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। आप जस्ट फिलहाल वर्ड लिख लेना, बल्कि इसमें सॉरी 2 से लेके 6 तक करना है, ये लर्निंग का भी लेबर से रिलेटेड ही है। देन उसके बाद बेटा लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, ब्रेक इवन। फिर ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स भी लिखा हुआ है। 7 से लेके अगर 10 तक इकट्ठा किया जाए तो एक हमारा टॉपिक आगे आ जाएगा CVP, उसकी एब्रीविएशन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मेरा ख्याल है कि आपने ब्रेक इवन कहीं ना कहीं शायद QM वगैरह में वर्ड सुना हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत फर्दर ज्यादा डिटेल में जाके हम बात करेंगे। बिजनेस का एक ऐसा पॉइंट जहां क्या होता है जी ब्रेक इवन, जहां ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। तो एज अ बिजनेस मैनेजर आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचूंगा, तो कम से कम कितने बेचूंगा तो लॉस खत्म होगा। क्या उतने ही बेचने चाहिए जिससे लॉस खत्म हो जाए, या प्रॉफिट भी होना चाहिए? लेकिन एज अ बिजनेस मैनेजर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम कितने बेचने। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा, तो कोशिश तो डेफिनेटली फिर क्या होनी चाहिए कि 1 लाख से ज्यादा बिकें या कम बिकें, लेकिन एक लिमिट भी पता होनी चाहिए, मिनिमम लिमिट, इतने तो जरूर बेचने हैं, और अगर इतने ना बिके तो फिर लॉस हो जाना। ठीक है। देन उसके बाद फिर जो 11 लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक मटेरियल से रिलेटेड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से डिस्कशन होनी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी आपको आइडिया देता हूँ। एक मटेरियल बस लिखना। देन 12 से लेके आप कह लें तकरीबन 17 तक एक हमारा वन ऑफ द मेन टॉपिक्स वेरिएंस एनालिसिस। डिफरेंट वेरिएंसेस हैं, वेरिएंसेस क्या चीज़ है, डिफरेंसेस हैं ये, लेकिन अलग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। द ओनली पर्पस ऑफ रीडिंग दिस इज शायद कि थोड़ा सा आपको टॉपिक्स के मेन में नाम जरा पता चल रहा है। देन जॉइंट बाय प्रोडक्ट एक अलग टॉपिक ही है। समटाइम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, और फिर एक प्रोसेस कॉस्टिंग मेन हमारा टॉपिक है। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ जरा ब्रैकेट में लिखने वर्क इन प्रोसेस कॉस्टिंग। कभी सुना है वर्ड वर्क इन प्रोसेस? और फाइनली फिर एक टारगेट कॉस्टिंग भी एक अलग सा टॉपिक है। तो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिसमें सब कुछ ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ ही आपके लिए नया है। चलिए रजिस्टर खोलें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हो ही जाए। तो नया रजिस्टर खरीद लिया सर। जब नई क्लासेस में जाते थे बचपन में तो
जज्बात होते थे, ये सीए ने तो हमारे जज्बात भी सारे, तो पुराना रजिस्टर ही ले आए या वो भी नहीं लेके आए अभी? तो लिखने के लिए है सर कुछ? पेन है सर? सर को क्लास में है सर? ये भी नहीं है सर। सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो ठीक आ रही है मेरी आवाज़, दिल नहीं मान रहा सर। चले हेडिंग लिखनी बताएं, सब्जेक्ट का नाम क्या हमारा? प्लीज यार प्लीज, आप बोल रहे हैं मेरी तक आवाज़ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह जी, प्लीज लिखें। अच्छा, यकीनन आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के हवाले से अपने सीनियर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि आपने नेगेटिव बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्या सुना उधर को बताएंगे? बहुत मुश्किल होता आगे। नहीं, पासिंग परसेंटेज के हवाले से तो शायद वो सही नहीं कह रहे। बहुत मुश्किल तक तो ठीक है, लेकिन पासिंग परसेंटेज तो इसकी वैसी ही है जैसी सबकी होती है। हाँ ये ठीक है, ये लग पता जाता है, चलो इस तरह के वर्ड्स ठीक है। और बड़ा कुछ होगा जो हम मुझे बताना नहीं चाह रहे, लेकिन किसी ने ये हरगिज नहीं सुना होगा कि अल्लाह करे किसी सुनना लिया हो कि यार हो ही जाता है, डराते हैं लोग, तो मेरे जैसे ऐसा तो नहीं ना मिला। सोल्यूशन क्या है इसका? मुश्किल तो है, मैं भी चैन एग्री करता हूँ आपसे। सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन सर आज की क्लास रहने दें, बस खत्म कर दें फिर। एनी सोल्यूशन? मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको सोल्यूशन ही बताया, कुछ बताएंगे मैंने क्या बताया? नहीं, नंबर वन दो तीन चीजें मैंने बताई, अगर 1 2 3 करके दोबारा बता सके मुझे। हार्ड वर्क तो मेरा ख्याल है बेटा वेग वर्ड है ना, मतलब बस हार्ड वर्क, व्हाट इज द मीनिंग हार्ड वर्क? नंबर वन, हाँ जी नंबर वन सर, ये मेन मसला हमारा बनना है। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ, हमसे टाइम पे नहीं आया जाना। नंबर टू, हमसे रोज नहीं आया जाना। नहीं, अनफॉर्चुनेट रियलिटी बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस। अल्लाह करे मेरा एक्सपीरियंस वाला तो, दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है, नौजवान बदले बदले महसूस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना आपका टाइम का इशू है, नंबर दो ना आपका रोज आने का इशू है, नंबर तीन हाँ रोज का रोज काम करना भी आपका इशू नहीं है। पुराने इश्यूज, बचपन फजूल मेरे जैसे बुजुर्गों के इश्यूज। नंबर चार, टेस्ट डेफिनेटली रेगुलर देना आपका कोई इशू नहीं, जब टेस्ट होता है इंशाल्लाह, बल्कि आप खुद मुझे कहेंगे सर टेस्ट नहीं हो रहा, प्लीज हो सकता है यार, पेपर आपने देना है। लेट्स से मैं आपसे कहूँ यार आज छुट्टी करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस क्लास में से, वैसे मैंने एक दरवाजा इसलिए रखा हुआ है लेकिन इधर से नहीं मैं गुजर सकूंगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलें पांचवा जरूरी नहीं है, बताएं अगर मेरे ख्याल में ये चार ही हो जाए, नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, तो ये कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो सकता है। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो आपके सिलेबस में, जिनको आपको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जी बताएं जी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ट्रेडिंग बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से, वो थोड़ा सा मुझसे जरा दोबारा सुनना है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि जो आइटम्स आप परचेज करते हैं, आइटम्स परचेज्ड आर सोल्ड, सही है शॉर्ट वर्ड्स? जो चीजें आप खरीदते हैं उन्हीं को बेचते हैं। बेस्ट एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है? मोबाइल्स खरीद के बेच रहा है, सही कह रहा हूँ? क्या कर रहा है वो? ट्रेडिंग कर रहा है। तो व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस? प्लीज प्लीज, ट्रेडिंग बिजनेस में जो चीजें खरीदी जाती हैं, अच्छा ये नहीं मैं कह रहा क्या जिस प्राइस पे खरीदी जाती है उसी प्राइस पे बेच देते हैं,
जिस प्राइस पे खरीदेंगे उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर जिस प्राइस पे बेचेंगे आप वो सेलिंग प्राइस। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस ही के एंगल से पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी सीखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम वर्ड पढ़ा हुआ या प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड पढ़ा हुआ? नहीं, दोनों सुने हुए। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही वर्ड लिखे अभी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहूं या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम कहूं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। नॉन करंट एसेट्स आते हैं सर, मानना लीजिएगा सर खुदा के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू या सेल्स, क्या वर्ड लिखते हैं, रेवेन्यू या सेल? रेवेन्यू लिखते रहे या सेल लिखते रहे? सेल इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। वो बिजनेसेस जो चीजें बेच रहे हैं, जो चीजें खरीद के बेच रहे हैं, उनका रेवेन्यू सेल रेवेन्यू होता है। मेरा गुमान ये है कि मेजॉरिटी केसेस में आप सेल्स लिखते होंगे, तो सेल्स ही लिख लेते हैं। लेकिन इतना आपको जरूर आइडिया होगा कि सेल ही को शायद रेवेन्यू कहते हैं या रेवेन्यू मीन सेल कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका मीनिंग जब आप और बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त खुल जाएगा। फिलहाल सेल्स चलेगा सर। तो जो भी सेल की फिगर है, मैं भी फिगर्स की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट एक फॉर्मेट जरा आपको याद करवाना मैंने। सेल्स के बाद क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिर एक कैलकुलेशन करते होंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही करते होंगे या नोट्स में करते होंगे? ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, प्लीज। नहीं, इसकी कैलकुलेशन कहाँ लिखते रहे, इसके अंदर ही या नोट्स में जाकर? वर्किंग सॉर्ट ऑफ। प्लीज यार, ये ना मुकर जाइएगा कि हमें नहीं पता। सर प्लीज, सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन होती है, बताएंगे कैसे कैलकुलेट होती है? नहीं होती कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस, उसी की बात कर रहा हूँ, वो इसी के नीचे करते हैं, आप इसी के नीचे करते रहे हैं या अलहदा नोट्स में जाके करते रहे? दोनों तरह एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। इसके नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैंने एक लाइन लगा के हेडिंग सी बना दी। ओपनिंग स्टॉक जी, ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा बोल के जरा पार्टिसिपेट करते रहे। लास्ट ईयर के एंड के पे, लास्ट पीरियड के एंड पे जो स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है, और लास्ट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक। जो चीजें बची हुई पड़ी थी लास्ट पीरियड के एंड पे, वो लास्ट पीरियड के एंगल से क्लोजिंग स्टॉक था, और नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे वही ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसमें क्या ऐड हो गया? उसमें क्या ऐड हो जाता है सर? अगर कोई परचेज रिटर्न्स हो, रेस्ट हो जाएंगी, वो मैं नहीं लिख रहा, वो जस्ट याद करवा रहा हूँ। अगर कोई कैरिज इनवर्ड्स हो, ऐड हो जाएगा। एनी अदर थिंग? वेजेस तो मेरा ख्याल नहीं पड़ी होंगी आपने, ये बी कॉम लग रहा है। बी कॉम से भाई तो नहीं, वेजेस नहीं, वेजेस यहीं पे, वो फिर मैन्युफैक्चरिंग में पड़ा होगा। पीआरसी में वेजेस अभी रहने दे, वो मेरे लिए छोड़। कैरिज इनवर्ड्स का आइडिया है सबको? कैरिज इनवर्ड्स कैसे कहते हैं? अगर चीजें आपने खरीदी हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस लाहौर में और आपने जिस सप्लायर से चीजें खरीदी हैं वो कराची में, तो जो आप सप्लायर को पैसे देंगे वो तो परचेज की कॉस्ट है, लेकिन अब गुड्स ने कराची से लाहौर आना है, आपने अपनी परचेजेस को लाहौर लेके आना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आनी है। तो गुड्स को अपने तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसे कैरिज कॉस्ट कहते हैं, और कैरिज इनवर्ड्स बोलते हैं जो परचेजेस से रिलेटेड होती है। एक कैरिज आउटवर्ड्स भी पढ़ा होगा आपने, वो क्या होता है? अगर चीजें बेच रहे हैं आप, तो जो चीजें बेच रहे हैं उन पे कैरिज कॉस्ट इज कॉल्ड एज कैरिज आउटवर्ड्स, और अगर चीजें खरीद रहे हैं उस पे जो कैरिज कॉस्ट आएगी, लेट्स अज्यूम आपने एसी खरीदा है, एसी अपने किसी मार्केट से जाके, फॉर एग्जांपल ये हाबिद मार्केट मजांग जाके फॉर एग्जांपल वहां से परचेज किए, और आपने उसे अपने ऑफिस गार्डन टाउन में लेके आना, तो एक तो आप पेमेंट करके आएंगे उसको, सप्लायर को जिससे आपने एसी खरीदा है, लेकिन अब एसी ने ट्रांसफर होकर आपके
ऑफिस तक आना है, तो ये जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी चीज़ों को खरीदने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड्स। ये परचेज कॉस्ट का पार्ट होती है। और अगर कोई चीज़ आपने बेची है उस पर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है, वो कैरेज आउटवर्ड्स है। वो फिर कहाँ होता है कैरेज आउटवर्ड्स? वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे फिर आएगा। तो अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है, इट इज पार्ट ऑफ, बोले बोले प्लीज, कॉस्ट ऑफ सेल कह लें या परचेज कॉस्ट कह लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में इट इज पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? तो मैंने परचेजेस जस्ट लिखा, अगर कोई रिटर्न्स होंगी तो ऑब्वियसली लेस होंगी, और अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है, चलें कैरेज इनवर्ड्स लिख लेते हैं जस्ट टू रिमाइंड। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी ये मैंने अभी आपको बताया, ये जो मैं नीचे ही वर्किंग शुरू हो गया हूँ, ये मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने ऑल्टरनेटिवली वर्किंग्स वाले पेज पे भी करना सीखी होगी, तो वो डेफिनेटली हम उस पर कोई बहस नहीं कर रहे, वो ऑल्टरनेटिवली पॉसिबल है। ठीक है जी। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक लेस करके फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो फिगर कैलकुलेट हो जाएगी, दैट फिगर इज कॉल्ड एज प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब सेल्स में से लेस करेंगे आप, तो जब फिगर कैलकुलेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, द वर्ड ऑफ सेल एंड द वर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? जस्ट वर्ड में डिफरेंस क्या है? सेल अगर आपके सामने वर्ड बोले तो उसका बोला जाए तो उसका क्या मीनिंग? नहीं, सेल्स जो चीजें बेची हैं उनकी सेलिंग प्राइस, डेफिनेटली बनी कैसे होगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो चीजें बेची गई हैं उनकी सेल प्राइस इज कॉल्ड एज सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल का फिर क्या मीनिंग होगा? जो चीजें बेची गई हैं उनकी कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देयरफॉर द डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी बाकी एक्सपेंसेस भी लेस होने हैं, इसलिए ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इट इज फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए, इसलिए फाइनल प्रॉफिट नहीं है। तो फाइनल प्रॉफिट ना होने की वजह से इसे अभी नेट प्रॉफिट नहीं कहा जा रहा। ये वर्ड्स क्लियर है मेरे? क्या बिजनेस में चीजों को खरीदने के अलावा भी कोई एक्सपेंस होता है? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, कैरेज आउटवर्ड्स है, एडवर्टाइजमेंट है, वगैरह 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 है। तो जब वगैरह 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 है रह गए एक्सपेंसेस, और जब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन बहरहाल इसमें एक और चीज ऐड भी हो सकती है समटाइम्स। हाँ जी, अदर इनकम। एनी एग्जांपल ऑफ अदर इनकम? प्लीज 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 बोलने, दो तीन पता है आपको? रेंट इनकम, कमीशन इनकम, और सर और एनी इनकम। अदर इनकम का असल में कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी इनकम जो सेल इनकम के अलावा, सेल गुड्स को बेच, अगर आपका गुड्स बेचने का वाला बिजनेस है, गुड्स को बेचने के अलावा अगर कहीं से भी इनकम हो गई है तो दैट इनकम इज कॉल्ड एज अदर इनकम। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस में जगह थी, फर्स्ट फ्लोर पे सपोज खाली था कोई, आपने उस रेंट पे दे दिए, रेंट इनकम। कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे वो आपने इन्वेस्ट कर दिए, कुछ शेयर्स खरीद लिए, उस पर आपको कोई डिविडेंड इनकम मिल गई, ठीक है, आपको कमीशन एजेंट बन गए। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर इनकम? एनी इनकम, एनी इनकम अदर देन द मेन इनकम which is called as other income। ठीक है, एग्जांपल्स दो तीन बोल दें, और जरा वही बोल दें, मतलब और सॉरी दो तीन बोल दें जो बात हुई है। रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, डिविडेंड इनकम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग अदर इनकम मींस एनी इनकम अदर देन द मेन बिजनेस इनकम। अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है तो उसकी मेन इनकम क्या है? फीस इनकम। आप उसकी सेल इनकम नहीं, उसकी फीस इनकम मेन है। उसके अलावा अगर उसकी कोई इनकम होगी तो वो उसकी अदर इनकम है। बैंक अगर कोई है तो उसकी जो भी मेन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, उसके अलावा जो इनकम कमा रहा है वो उसकी अदर इनकम है। और हम नॉर्मली अपने लोगों ने अभी तक गुड्स वाले बिजनेसेस ज्यादा देखे हुए हैं, तो गुड्स बेच के अगर इनकम कमा रहे हैं तो वो सेल इनकम, और अगर वही बिजनेस
गुड्स के अलावा किसी और तरीके से इनकम कमा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अदर इनकम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही प्लीज? अब आगे बताएं क्या पता है आपको। अदर इनकम के बाद ये ऐड होना है। अब मेरा ख्याल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा यार, एडमन सेलिंग वगैरह नहीं पढ़े हुए? नहीं, अब वो ठीक है, उन सबको मिला के शायद ऑपरेटिंग कह लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने एडमन एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड सुना होगा आपने। तो किस तरतीब से, कोई तरतीब अगर ज़हन में आती है? एडमन पहले या सेलिंग पहले? नहीं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ तो उसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है। एडमन लिख दूं या सेलिंग लिख दूं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अदर इनकम ने ऐड होना सर, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑब्वियसली एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद पढ़ा हो। मेरा ख्याल है जो मैं पूछ रहा हूँ बस वही नहीं पढ़ा, बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है। जी, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है। फाइनेंशियल चार्जेस की कोई एग्जांपल दें, फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? इन बैंक से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये जो बैंकों से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं आपके, इसकी 2-3 एग्जांपल लिखना जरा साथ, चाहे ब्रैकेट में लिखना। बैंक चार्जेस सुना है वर्ड कभी? प्लीज यार, बीआरएस पढ़ी हुई है? बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब इसका भी कोई नोट बनाते होंगे शायद आप, अगर एक से ज्यादा बैंक चार्जेस हैं, लोन इंटरेस्ट है। मैं जरा जस्ट आपको याद करवाने के लिए शायद ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ऐड करेंगे, लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में? इसके अलावा कोई हेडिंग पड़ी हो? ओके, तब ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस 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 एडमन सेलिंग फाइनेंशियल चार्जेस इज इक्वल टू, ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? कर लें कंप्लीट। डेप्रिसिएशन, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे नहीं लिखी होगी, वो तो एडमिन सेलिंग में लिखी होगी या एडमिन में लिखी होगी, दोनों में हो सकता है लिखी हो। इनके नोट बनते होंगे यार, फंसाए ना यार मुझे। मेरा ख्याल है कि एडमिन एक्सपेंसेस का कोई नोट बनाते होंगे। ये नोट समझ आ रहा है प्लीज? नोट या वर्किंग चले तो वर्किंग 1 2 3। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में सैलरी भी आती है, सैलरी भी आती है, ऑफिस के एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी आती है, ऑफिस के यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस भी आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक जर्नल लाइन है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक लाइन में लिखा हुआ है, इसका भी मेरा ख्याल है कोई नोट बनाते होंगे, वर्किंग बनाते होंगे। चले नोट में शायद वर्ड सही यूज नहीं कर रहा आपके लेवल पे। उसमें भी सेल डिपार्टमेंट को जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी, सेल डिपार्टमेंट में अगर कोई एसेट यूज हुआ है तो उसकी डेप्रिसिएशन, अगर कोई कैरेज आउटवर्ड्स है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझा पा रहा हूँ शायद, यहाँ नहीं लिखते होंगे, आप वर्किंग में जाके उसका टोटल करके फिगर लिखते होंगे। तो मैंने तो जस्ट आपके सामने एक समराइज्ड फॉर्म में शायद एक फॉर्मेट बना दी है। इसी तरह ये जो मैंने ब्रैकेट में फाइनेंशियल चार्जेस की ब्रैकेट में लिख दी है, ये भी आप ब्रैकेट में नहीं लिखते होंगे, आप वर्किंग में जाके बैंक चार्जेस अगर हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसका टोटल करते होंगे, टोटल करके फाइनेंशियल चार्जेस की फिगर लिखते होंगे। तो मैं वर्किंग्स में नहीं गया, मेरा मकसद सिर्फ जरा इस वक्त आपको शायद वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक रिकॉल करवाना था, एक समराइज फॉर्म में जो शायद आपने पहले बनाई हो। बाकी बातें करते करते शायद मैंने कुछ वर्किंग्स की बात की है। इसमें कोई भी एक्सपेंस मैंने सैलरी का, यूटिलिटीज का नाम से नहीं लिखा है, वो सारे वर्किंग्स में लिखे होंगे, उनका टोटल करके फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस के मेन पेज पे लिख देते हैं, और देन वहां से फिर नेट प्रॉफिट। बहरहाल एनी कंफ्यूजन? सोच लीजिए कोई इशू प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन अगर हो?
अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हो तो वो कहाँ होगी? वो तो अदर इनकम में होगी ना। ये मैंने जो इंटरेस्ट लिखा है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर है, अगर आपने कोई लोन लिया और उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। ये ऑन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? चले फिर आगे। चले, ये तो बड़ा जस्ट मैंने एक आपको शायद आप कह लें कि रिवाइज करवाने की जरा कोशिश की है। ट्रेडिंग बिजनेस में जो आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, हम अपना जो फोकस है वो जरा नीचे जहां भी पहुंचे आप जरा दोबारा हेडिंग लिख लें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अपना जरा सारा फोकस आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ ले जाए। शुरू के शायद ये तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन शायद हमें अपनी जरा बेसिक्स क्लियर करनी है। लेकिन यही आई होप शुरू में, बल्कि मुझे उम्मीद है कि आपको जरा कंपैरेटिवली चीज़ें इजी लगेंगी, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो बेस होगी इसी से फिर ऐसा सामने आगे बढ़ना है। तो हर चीज़ आपने सीरियस लेनी है। कुछ दिन हमें ज़रा बेस बनाने में टाइम लगेगा, शायद बहुत ज़्यादा होमवर्क्स वगैरह भी नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ आपसे ये रिक्वायर्ड होगा कि जो रोज़ पढ़ा जा रहा है वो शायद थोड़ा सा ज़रा रिफ्रेश करके डेली बेसिस पे आते जाएं, ताकि हर लिंक चीज़ साथ साथ ज़रा क्लियर होती जाए। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई एग्जाम्पल एक जहन में रख लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपने ये प्लान किया है कि आप क्लॉथ खरीदा करेंगे। मैं एक आसान सी एग्जांपल अज्यूम करूंगा इंशाल्लाह, जो आपको भी ज़रा इजीली, जिसकी बेस पे सारी डिस्कशन समझ आ जाएगी। आपका प्लान ये है कि आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे। तो शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ से होगी? तो लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस आपका ये है, आपका प्लान ये है कि हम शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग किया करेंगे। और शर्ट्स किस चीज़ से मैन्युफैक्चर होंगी? तो क्लॉथ परचेज करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे और स्टिच करके शर्ट्स में कन्वर्ट करके सेल करेंगे। इज इट अ ट्रेडिंग बिजनेस और अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? तो अब अगर आपने फॉर एग्जांपल ये बिजनेस चलाना है, तो क्या आपको कोई ऐसा एरिया रिक्वायर्ड होगा जहां ये क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके? एक दर्जी साहब की दुकान से मिलाया जरा, वो क्या कर रहा है? क्लॉथ से शर्ट्स बना रहा है। लेकिन हम एक जरा बड़े लेवल के बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें आपको फिर एक ऐसे एरिया की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ आती है? क्या फैक्ट्री की जरूरत एक ट्रेडिंग बिजनेस में भी होगी? अभी मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या बिजनेस अज्यूम कर रहा हूँ, बताएंगे कोई? नहीं, क्या बिजनेस अज्यूम कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग में? क्या शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग सपोज हम करना चाहते हैं, तो मैंने जब पहले क्लॉथ लिखा उसका क्या मतलब हुआ? क्लॉथ हम परचेज करेंगे, क्लॉथ परचेज किया करेंगे और शर्ट सेल किया करेंगे। लेकिन अगर हमने क्लॉथ से शर्ट्स बनानी है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिस जगह की जरूरत पड़ेगी उसे फिर हम फैक्ट्री कह रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर होंडा लिमिटेड है, उसने गाड़ियां बनानी है, तो उसने भी जहां गाड़ियां बनानी है वो जगह क्या कहलाएगी? फैक्ट्री कहलाएगी। तो फैक्ट्री की जरूरत किन बिजनेसेस में नहीं होती? ट्रेडिंग बिजनेसेस में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। इस फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस होंगे उनका क्या पर्पज है? तो मैन्युफैक्चर द गुड्स। जो भी यहाँ खर्चा होगा उसका मकसद क्या होगा? कि गुड्स बन जाए, शर्ट्स बन जाए। ठीक है, फैक्ट्री समझ आ रही है सर? तो अपना बिजनेस समझे बात, जरा फैक्ट्री बनवानी है मुझे। आपकी फैक्ट्री में क्या क्या होगा? मशीनरी लगी होगी, ठीक है, पहले वैसे सोच लेते हैं।
और लेबर काम कर रही होगी। मशीनरी, थोड़ी स्पेसिफिक जरा बात कर लेते हैं। मशीनरी का मतलब वो मशीनें जहाँ क्लॉथ से शर्ट्स बनने हैं, और अगर बड़े लेवल का बिजनेस है तो बहुत सारी मशीनें, बहुत सा बड़ा रूम जहाँ एम्प्लॉयज बैठे होंगे, क्लॉथ मंगवा रहे होंगे, शर्ट्स बना रहे होंगे, ऐसे ही। तो अब जरा एज एन अकाउंटेंट अगर हम थोड़ा सा डेप्थ से शुरू करें, तो सबसे पहले फैक्ट्री की कोई लैंड होगी, फिर उसके ऊपर एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में फिर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे। मैं पहले वैसे आइडिया दूंगा, बाद में फिर अभी लिखता भी हूँ सारा कुछ जो कह रहा हूँ। सबसे पहले फैक्ट्रीज में एक रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टोर रूम बनाया जाता है। रॉ मटेरियल, मैंने एक वर्ड बोला, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था। रॉ मटेरियल असल में उस मटेरियल को कहते हैं जिस मटेरियल को यूज करके आपने अपनी फिनिश गुड्स बनानी है। फिनिश गुड्स उन चीजों को कहते हैं जिन्हें आपने मैन्युफैक्चर करके सेल करना हो। तो मेरे इस बिजनेस के एंगल से ये जो क्लॉथ है ये क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिस चीज को आप खरीद रहे हैं ताकि उसकी प्रोसेसिंग कर सकें, दैट आइटम इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। और जो चीज आप बना के बेच रहे होते हैं उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। तो मेरे इस बिजनेस के एंगल से ये जो क्लॉथ है जिसे खरीदेंगे हम, ये रॉ मटेरियल कहलाएगा। और जो शर्ट्स हमने बेचनी है ये क्या कहलाएंगी? फिनिश गुड्स कहलाएंगी। जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स किसे कहते हैं जी? जो चीजें बेची जाती हैं उन्हें फिनिश गुड्स कहते हैं, और जिस चीज से उन फिनिश गुड्स को बनाया जाता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। तो मेरी इस एग्जांपल की बेस पे रॉ मटेरियल क्लॉथ हो गया और शर्ट्स फिनिश गुड्स हो जाएंगे। तो अब दोबारा जरा फैक्ट्री थोड़ी सी विजुलाइज करें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि फैक्ट्री के अंदर एक रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टोर रूम बनाया जाता है। असल में ये नहीं है कि जिस वक्त आपने शर्ट्स बनानी है उस वक्त आप रॉ मटेरियल खरीदें। फैक्ट्रीज नॉर्मली वैसे भी शहरों से जरा हट के, शहरों के अंदर फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, जरा थोड़ा सा शहरों से हट के जरा रिमोट एरियाज में फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, उनकी पोल्यूशंस वगैरह होती हैं, देयरफॉर उसे शहरों से बाहर रखा जाता है। तो अब वहाँ बार बार चीज़ें खरीद उस वक्त खरीदना जब जरूरत है तो वो फिर टाइम वेस्टिंग भी हो जाएगा, कॉस्टली भी बार बार हो जाएगा। तो चीज़ों को खरीद के बल्क में रख लिया जाता है, फिर जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉ मटेरियल खरीद के वक्ती तौर पे जिस जगह को पे रखा जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल स्टोर रूम, जो फैक्ट्री के अंदर होगा। फिर देन एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। आप समझ लीजिए जिस तरह एक क्लास है, एक प्रोडक्शन हॉल है जिसमें मशीन्स लगी होंगी और एम्प्लॉयज जो हैं शर्ट्स बना रहे होंगे, वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल मंगवाते जा रहे होंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जा रही होगी, और उसको फिर स्टिच कर रहे होंगे, शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और शर्ट्स बना के फिर इमीडिएटली कस्टमर के पास भी नहीं जाएंगी, उसमें भी समटाइम बेचने में भी वक्त लग जाता है। तो जब फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो फिर वो टेम्परेरी तौर पे कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए फिनिश गुड्स स्टोर रूम में रखी जाती हैं। ये बात समझ आ रही है मेरी प्लीज? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर रूम, फिर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और देन फिर प्रोडक्शन जब गुड्स की हो जाएगी तो फिर एक फिनिश गुड्स का एक स्टोर रूम। हाँ, फिर जब फिनिश गुड्स में से चीजें कस्टमर के पास बिकती जाएंगी तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम से फिर चीजें निकलती चली जा रही होंगी। लेकिन इन तीन एरियाज के अलावा, कौन से तीन एरियाज बोले मैंने? रॉ मटेरियल स्टोर रूम नंबर 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 3, फिनिश गुड्स स्टोर रूम। इसके अलावा कुछ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिन सपोर्ट डिपार्टमेंट्स को फैक्ट्रीज में बनाना पड़ता है ताकि मेन प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जा सके, या मेन प्रोडक्शन को सही क्वालिटी का इंश्योर किया जा सके। तो मैं एक छोटी सी आपके सामने भी एक फैक्ट्री की विजुलाइज करके आपके जहन में मैंने जो मैंने बातें की हैं, एक जरा डायग्राम बनाता हूँ, तो आप जरा एक सेकंड थोड़ा सा देख भी लें, और अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स अज्यूम ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ ये क्या है? ये एक फैक्ट्री का एरिया है। तो इसमें नंबर 1 रॉ मटेरियल स्टोर रूम। रॉ मटेरियल के लिए मैं जरा वर्ड जरा कम कर रहा हूँ, RM मींस रॉ मटेरियल स्टोर रूम। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे
तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में इन हो जाएगा, इन हो जाएगा, आउट हो जाएगा परचेज करने से। क्या स्टोर रूम में कोई ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है? क्या मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल? लास्ट पीरियड में खरीदा था लेकिन सारा यूज नहीं हुआ, तो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक हो सकता है। फिर अगर फर्दर को परचेज करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है प्लीज। और क्या पीरियड के एंड पे हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल अनयूज रह जाए? वो क्या कहलाएगा? वो फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। लेकिन वो रॉ मटेरियल जो ड्यूरिंग द पीरियड आपने इस्तेमाल किया होगा, ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है या इसने सेल होना है? इसने यूज होना है, इस्तेमाल होना है। तो इसने कहाँ इस्तेमाल होना है? तो लेट्स अज्यूम ये एक प्रोडक्शन हॉल मैंने बनाया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन हॉल जहाँ मशीन्स लगी हुई हैं। इस प्रोडक्शन हॉल में रॉ मटेरियल स्टोर रूम से आएगा, यहाँ पे स्टिचिंग होगी, शर्ट्स की फिनिशिंग होगी। वंस द शर्ट्स आर कंप्लीटेड, फिर रॉ मटेरियल फिर प्रोडक्शन हॉल से वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चली जाएंगी। और फिनिश गुड्स के लिए एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ जरा, फिनिश गुड्स स्टोर रूम। और जब आप अपनी शर्ट्स को बेच रहे होंगे तो फिर वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम से आउट होके सेल होके कस्टमर के पास जा रही होंगी। तो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज हो रहा होगा और कस्टमर को फिनिश गुड सेल हो रही है। परचेज इज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है प्लीज, और सेल्स टू कस्टमर्स। कस्टमर को क्या बेचना है और खरीदा क्या था, तो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जगह हमने बनाई, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन हॉल। मैंने लिखा है इसे डेफिनेटली आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन हॉल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है प्लीज। लेकिन एक मिनट जरा थोड़ा सा और जरा कंप्लीट करना जरा, देन जरा दोबारा फैक्ट्री के अंदर आके जाके सोचें तो समटाइम्स कुछ और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। जस्ट एक आइडिया देने के लिए जरा थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव बात हो जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या पर्पस होगा इस डिपार्टमेंट का? इंश्योर किया जा सके कि ये जो फिनिश गुड्स बन रही हैं ये सही क्वालिटी की बने। ये ना हो कि रॉ मटेरियल से शर्ट्स बनती जाएं और बाद में पता चल रहा हो ये उस क्वालिटी की नहीं है जिससे अल्टीमेटली सेल होना है। तो यहाँ कुछ लोग होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो जहाँ इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन नहीं होनी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे जो रेगुलरली इंश्योर कर रहे होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके, और एम्प्लॉयज़ को जो काम है उसकी क्वालिटी खराब ना हो जाए, मुसलसल उनको सुपरवाइज कर रहे होंगे। पर्पज समझ आ रहा है प्लीज? टू इंश्योर द रेलिवेंट क्वालिटी ऑफ द फिनिश गुड्स। ये ना हो कि चीजें बन जाए बाद में पता चले खराब है, फिर सारा आपका रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। इसी तरह बड़ी फैक्ट्रीज अगर हो तो उसमें एक अपना ही इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है। बिल्डिंग की रिपेयर की अगर जरूरत पड़ी है या मशीनें, फॉर एग्जांपल खास तौर पर मशीन अगर खराब हो गई है और आप उस वक्त शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी को ढूंढना है, कहीं बाहर से लोग लेके आए, उनसे सही करवाएं। रिमोट एरियाज में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, नॉर्मली फैक्ट्रीज होती हैं तो अपने ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कुछ लोगों को हायर किया होता है ताकि रेगुलरली जब जरूरत पड़े, बिल्डिंग की कोई अगर रिपेयर मेंटेनेंस है, मशीनों की है, वो खुद ही इन हाउस एक डिपार्टमेंट बना लिया जाए ताकि अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस करवाई जा सके। यहाँ प्रोडक्शन होनी है, लेकिन क्या ये डिपार्टमेंट से इंपॉर्टेंट है ताकि स्मूथली हमारी फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट कर सके? कुछ और आप आइडिया दें, कोई अगर आइडिया है किसी को। कैंटीन बनाते हैं सर, क्या कैंटीन होनी चाहिए सर? एम्प्लॉय बन के सोच रहे हैं या एम्प्लॉयर बन के सोच रहे हैं? दोनों बन के सीखे ना यार, मतलब एम्प्लॉयर बन के सोचें यार, लोगों को खाना शाना भी खाना चाहिए, सेहतमंद रहना चाहिए ताकि वो सही काम कर सके। कैंटीन सर अच्छी वाली होनी चाहिए या बस नॉर्मल सी होनी चाहिए? बेस्ट सी होनी चाहिए। फिर आप जैसे नौजवान अगर हो तो मस्जिद जरूर होगी, और सिक्योरिटी के लोग होते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि दीज आर सम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स विद इन फैक्ट्री ताकि फैक्ट्री को प्रॉपर ऑपरेशनल रखा जा सके और गुड सही क्वालिटी की प्रोड्यूस हो सके। मेरा ख्याल है ये जरा अगर आप नोट कर लें, इस डायग्राम की हमें आगे जाके भी जरूरत पड़नी है, या नोट करने से पहले अगर आपको सजेस्ट और करना चाहें
एनी अदर थिंग जो जहन में आती है जी? जनरेटर वो तो एसेट्स हो जाएंगे ना। जनरेटर किसी जगह पे रख लेते हैं हम, कैंटीन के साथ जनरेटर। कैरेज डिपार्टमेंट बेटा क्या मतलब? एक मिनट सॉरी, कैरेज का आपने HR डिपार्टमेंट है, हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली वैसे हेड ऑफिस में होते हैं। ये मैंने ना सिर्फ फैक्ट्री भी बनाई है। अकाउंटिंग भी, अब सही कह रहे हैं, फैक्ट्री अकाउंटेंट भी होता है, तो फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स का भी एक इलाका बना लेते हैं, मस्जिद के साथ उसको भी जगह दे देते हैं। लेकिन ये जो HR डिपार्टमेंट है, ये नॉर्मली हेड ऑफिस में होता है। ये मैंने सिर्फ फैक्ट्री में भी HR हो सकती है, लेकिन नॉर्मल ये कि अकाउंटेंट्स भी, और जो HR डिपार्टमेंट है ये हेड ऑफिस में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है वहाँ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ये जो मैं फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग, फैक्ट्री एडमन। अगर कोई वर्ड ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा और कुछ जहन में आता हो। आप सिलेक्शन कुछ कह रहे थे, इक्विपमेंट सिलेक्शन। हाँ वो तो HR हो गया ना, फिर वो तो फिर HR ही है जी। ऑनेस्ट फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही प्लीज? बुक्स के हवाले से भी अब टेंशन ना लीजिएगा। मेरा ख्याल है अभी आज थर्सडे, तो इंशाल्लाह मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी हमें जैसे जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इन 2-3 दिनों में अगर हम पढ़ाई के मोड में ही वापस आ जाएं तो मेरा ख्याल है ये हमारी एक अच्छी अचीवमेंट होगी। ये क्या नहीं पढ़ा जा रहा? जनरेटर भाई ने लिखवाया कैंटीन के नीचे। जी रेहान साहब, आपकी बड़ा बात सही है, लेकिन इस वक्त अभी आपको कुछ नहीं आइडिया होगा पेपर पैटर्न का भी। इस वक्त आपको क्या पता चलेगा? अभी तो हमें टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता। तो थोड़ा सा आगे चलें, इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बारह इसमें कोई MCQs वगैरह नहीं है, इसमें सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो अनलेस कभी कभी एग्जामिनर कुछ 3-4-5 नंबर का मैक्सिमम कोई थ्योरी टाइप, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, MCQs इसमें नहीं। बारह मेरा ख्याल है इट्स टू प्रीमेच्योर कि अभी हम ये पेपर पैटर्न की बात करें। Any confusion, जी please? What is the purpose of this factory, sir? बना लें तो बना रहे हैं, बना लें। जिन्होंने बना लिया उनसे पूछ रहा हूँ, What is the purpose of this factory? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस जगह पे कन्वर्ट करना है उस जगह का नाम, इसमें जितने एक्सपेंसेस होंगे, इसमें कोई एम्प्लॉइज होंगे फैक्ट्री में? कहाँ होंगे? नहीं, किन किन डिपार्टमेंट्स?
नहीं बेटा, प्रोडक्शन के अलावा भी होंगे। स्टोर रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी कोई इंचार्ज होगा, वहाँ भी कोई पर्सन होगा जो रॉ मटेरियल का इन आउट देख रहा होगा, रॉ मटेरियल की सेफ कस्टडी को। फिनिश गुड्स का कोई इंचार्ज भी होगा, रिपेयर मेंटेनेंस में एम्प्लॉइज होंगे, फैक्ट्री में हर जगह एम्प्लॉइज होंगे। इसमें कोई यूटिलिटी बिल्स होंगे? सर प्लीज सर, बिजली वगैरह के खर्चे। इसमें कोई एसेट्स होंगे? कहाँ? मशीनें प्रोडक्शन हॉल में होंगी, लेकिन अदरवाइज फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, उसकी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। नहीं, अगर तो फॉर एग्जांपल अब बहुत से डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि नंबर एक कि आप सब्सिडाइज दे रहे हैं, कुछ पैसे भी ले रहे हैं, 100% फ्री भी होता है, तो वो डेफिनेटली अगर कुछ ले ही रहे हैं तो वो तो आपका एक्सपेंस नहीं है, जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर 100% फ्री है वो सारा एक्सपेंस आपका। लेकिन इज इट अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? ना करो यार, इतने जालिम ना बनो। अगर फॉर एग्जांपल आप खाना दे रहे हैं, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के एम्प्लॉइज को ही दे रहे हैं। इस फैक्ट्री में जहां भी खर्चा होगा उसका मकसद क्या है? चीजें बन जाएं। अगर हमने ना बनानी होती तो ये फैक्ट्री ना होती। तो हम अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं। एज एन एम्प्लॉय बन के सोचें, लेना चाहिए पैसे कुछ जाती है। अब एम्प्लॉयर बन के सोचें, मसला हमारा यही है। हरगिज नहीं लेने चाहिए यार, एम्प्लॉयर बन के सोचें। मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ, आपके एंगल से तो सिंपल बात है जी। एनी अदर कंफ्यूजन जी? चलिए, यहाँ से फिर हमने एक नई स्टेटमेंट सीखनी है, लेकिन मेरा ख्याल है चले फर्दर कल ही शुरू करते हैं आगे। आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है जी? आज जो पढ़ा है ओके, प्लीज इंशाल्लाह कल फिर हम अपनी डिस्कशन को सही तरह से शुरू कर लेंगे, तो 7:30 पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज सॉरी आपका जरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या शुरू कर रहा हूँ फिर आगे पढ़ाई? कल से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। मुलाकात रहेगी जी, प्लीज टाइम बता के उठिएगा हर क्लास के एंड पे। कल इंशाल्लाह किस टाइम मुलाकात होगी? चलें ठीक है, ओके, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी? कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो तो नहीं, वैसे तो ठीक है अगर आपने जाना, लेकिन अगर किसी ने इसको सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से डिस्कस करना हो तो फिर मुझसे पूछ लें, मैं इधर ही अवेलेबल। नहीं, ये तो बेटा आपने खुद डिसीजन लेना है। वो 4 वाला जस्ट इसलिए है कि अगर आप नई स्कीम की टेंशन से बचना चाहते हैं, लेकिन वो मैनेज आपने करना है अगर कर सकेंगे तो। मेरा तो ख्याल है कि अगर मैं आपकी जगह बैठ के सोचूं, 3 से ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई नई स्कीम का तो आपको पता होगा ही सबको, इस तरह की बातें तो सारी पता होती हैं। तो जो नई स्कीम की से बचना चाह रहे हैं, उसमें कोई नया सब्जेक्ट है उससे बचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उस वो जो चीज़ अभी 6 महीने बाद आनी है उसकी टेंशन में ये सेशन खराब करना है। मेरा ख्याल है अगर 3 भी मैनेज हो जाए तो इट्स मोर देन नफ। हाँ, 3 से कम भी नहीं रखने चाहिए, 3 से ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं अगर आपके जगह पे बैठ कर देखूँ, और 6 महीने बाद क्या होना है, मेरा ख्याल है उसे इस वक्त सोचना सही नहीं है। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह जिंदगी यहाँ तक गुजरी है, अगर 18-20 साल अगर अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए तो बाकी अल्लाह मालिक। तो वो 4 लें 5 लें, आज तो आप 8 इकट्ठे भी सोच सकते हैं लेकिन वो मैनेज भी तो करना है, तो 3 से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। फिर खासतौर पर जो लोग आउट स्टेशन के, आप लोगों ने हॉस्टल्स में रहना है, और हॉस्टल्स में गर्मियों का सीजन है, बहुत टफ हो जाता है हॉस्टल्स में। तो वैसे भी मतलब इस मौसम को भी जहन में रखें। 3 मेरा ख्याल सफिशिएंट है, अनलेस डेफिनेटली अगर कोई 4 की तरफ जाना चाहता है तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। उसमें भी अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ने 4 रखे भी हुए हैं तो आप बस मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन जरा चला के देखें। अगर मैनेज महसूस हो कि नहीं मैनेज हो रहा, रोज का रोज सारा कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर मेरे ख्याल ऐसे लिंगर ऑन ना करें।
3 तो मेरे ख्याल मिनिमम होने चाहिए, अब ये भी नहीं कि 1 हो या 2 हो, 3 तो मिनिमम लेने चाहिए। लेकिन बार कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये भी इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए, कौन सा रखना है वगैरह, ये डिसीजन को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये रख लेता हूँ बाद में देख लेता हूँ, इस तरह नहीं है, बस जो भी करना है मैक्सिमम 1 आध दिन में डिसीजन लेके फाइनल करें। नहीं ऑडिट का तो मेरा ख्याल कोई फायदा नहीं है, या FA2 पढ़ रहे हैं और साथ ऑडिट पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर FA2 ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और अगर पता नहीं है तो चेक कैसे होंगी उसका क्या पता चलेगा। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी डेफिनेटली अगर आपने FA1 और CA में रखा है तो बेटा कोशिश तो करनी चाहिए यार, चैलेंजेस को अब करना चाहिए। हाँ बस ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर आपने तो पेपर दे दिए हुए ना, बी लॉ सी लॉ वगैरह। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और इशू तो नहीं किसी का? अल्लाह हाफिज़।